हेलो बच्चों, क्या हालचाल और पढ़ाई बढ़िया चल रही है। मैं हूं मोहित कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम लोग आ गए हैं संख्या पद्धति की अगली वीडियो पर, जहां हम लोग सीखेंगे संख्याओं के धनात्मक वर्गमूल का ज्यामितीय निरूपण और हम सीखेंगे संख्याओं को उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर देखना। और बच्चों, इसी वीडियो में हम लोग सीखेंगे वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं और वास्तविक संख्याओं के कुछ घातांक के जो नियम हैं वो हम इसी वीडियो में सीखेंगे। तो बच्चों, करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले जो हमारी वास्तविक संख्याएं हैं, जो भी उनके धनात्मक वर्गमूल होते हैं, उनको कैसे हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, तो बहुत ही आसानी से ये हम टॉपिक को समझते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई भी वास्तविक संख्या जो 9.3 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो बच्चों, कैसे हम इसको दर्शाएंगे संख्या रेखा पर? तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना है, 9.3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है और 9.3 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे और उसको हम नाम AB दे देंगे। इसके बाद बच्चों हमें क्या करना है, इस रेखाखंड को आगे, मान लीजिए हम इसको 22 तक आगे बढ़ाया। इस रेखाखंड को हमने कहां तक, 22 तक आगे बढ़ाया। इस सबसे पहले हमने 9.3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा जिसका नाम AB दिया। फिर इस AB रेखाखंड को हमने 22 दूरी तक आगे बढ़ाया। पुनः हमें क्या करना है, B बिंदु से 1 सेंटीमीटर आगे तक एक दूसरा बिंदु अंकित करेंगे हम, जिसका नाम हम C देंगे। B बिंदु से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर एक अन्य बिंदु हम C अंकित करेंगे और उसके बाद हमें क्या करना है, इस AC रेखाखंड का लंबवर्धक करना है। तो बच्चों, किसका लंबवर्धक करना है? हमें AC रेखाखंड का लंबवर्धक करना है। हमने AC रेखाखंड की आधे से अधिक दूरी भरकर प्रकार में एक ऊपर और एक नीचे इस तरीके से चाप लगाया। पुनः उसी दूरी से हमने C को केंद्र मानकर पहले चाप को कट करते हुए दूसरे चाप लगाए और कटान बिंदुओं को E और F माना। और पुनः हमने क्या किया, E और F को मिलाता हुआ एक रेखाखंड खींचा जो इस AC का लंबवर्धक होगा और इस AC को O बिंदु पर छेद करेगा। तो हमने देखा कि ये जो EF रेखाखंड है वो हमारा AC को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। पुनः हम OA के बराबर त्रिज्या लेकर प्रकार में और एक अर्धवृत्त खींचेंगे जो कि इस प्रकार से आपका जाएगा। हमें B से इस AC पर लंब खींचना है जो कि इस AC चाप को D पर प्रतिच्छेद करता है। D और O को मिलाता हुआ रेखाखंड खींचेंगे। यही OD रेखाखंड है जो हमारा, यही जो OD दूरी है वो हमारी √9.3 सेंटीमीटर होगी। पुनः हमें क्या करना है, प्रकार में OD के बराबर त्रिज्या लेकर और इस तरीके से एक हम चाप लगाएंगे जो कि हमारा इस AY रेखाखंड को P बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। यही P बिंदु हमारा √9.3 सेंटीमीटर का होगा। तो बच्चों, अगला टॉपिक है हमारा उत्तरोत्तर आवर्धन करके जो वास्तविक संख्याएं हैं उनको संख्या रेखा पर देखना। तो बच्चों, कैसे देखते हैं, मान लीजिए आपकी कोई भी एक वास्तविक संख्या, मान लीजिए 6.35 इस तरीके से दी गई है और इसको हमें उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर देखना है। तो हम कैसे इसको कर पाएंगे? तो बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक रेखाखंड खींचना है और इस तरीके से हम रेखाखंड खींचेंगे। इनका प्रारंभिक बिंदु, इसको हम 6 कहेंगे और ये इसको हम 7 कहेंगे। बच्चों, ऐसा क्यों करते हैं? तो आप देखिए कि ये जो आपकी संख्या है ये आपकी 6 से बड़ी है और 7 से छोटी है। इसका मतलब ये है कि ये जो संख्या है हमारी वास्तविक संख्या है, ये हमारी 6 और 7 के बीच की वास्तविक संख्या है। इसलिए हमें क्या करना है, एक रेखाखंड खींचना है और रेखाखंड खींचने के बाद हमें क्या कर देना है, एक तरफ 6 ले लेना है और एक तरफ 7 लेना है। तो हम इसमें 9 कट करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9। तो हम देख पा रहे हैं पहले वाले जो टुकड़ा है उसका हम नाम रखेंगे 6.1। क्या नाम रखेंगे? 6.1। अगले वाले को 6.2, अगले वाले का नाम देंगे 6.3, अगले वाले का 6.4, इसी प्रकार से 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9। 9 कट लगाए और उन कटों को हमने क्या किया? नाम दे दिया। अब बच्चों हम देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा है जो संख्या है ये आप देखिए पॉइंट के बाद 35, तो 35 किसके बीच में आता है? तो हम देख पाते हैं कि 35 है वो हमारा 6.3 और 6.4 के बीच में आएगा। तो हम क्या करेंगे? पुनः हमें एक तरफ इसको ले लेना है और दूसरी तरफ इसको ले लेना है और इस तरीके से हम पुनः एक संख्या रेखा खींचेंगे और संख्या रेखा खींचने के बाद इस तरीके से एक और इसको हम पुनः यहाँ हमें क्या करना है? इसका जो बिंदु है यहाँ हम इसको क्या मानेंगे? 6.3 एक तरफ लेंगे और इसको एक तरफ हम 6.4 लेंगे। तो बच्चों हमें पुनः है तो हम फिर करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और हम इसका क्या करेंगे? 6.3 के बाद, तो 6.3 के बाद क्या आएगा? 30 के बाद कितना आता है? 31। तो हम इसको लिखेंगे कैसे? हम लिखेंगे 6.31, 6.32, 6.33, 6.34, 6.35, 6.36, 6.37, 6.38, 6.39। इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। तो हम देख पा रहे हैं बच्चों यहाँ हमारा 6 ये जो बिंदु हमें दिखाई दे रहा है 6.35, ये इसको हम इस तरीके से, यही जो बिंदु है हमारा ये 6.35, यही हमारा संख्या उत्तरोत्तर आवर्धन करके हम इस तरीके से 6.35 को संख्या रेखा पर आसानी से देख सकते हैं। तो यही बिंदु हमारा, मान लीजिए इसको हमने कह दिया ये P है, तो ये P बिंदु है वो हमारा क्या होगा? 6.35 होगा। तो बच्चों देखा आपने कितनी सरलता से हम लोगों ने उत्तरोत्तर आवर्धन करके किसी भी वास्तविक संख्या को हम संख्या रेखा पर देख सकते हैं। तो बच्चों एक और उदाहरण लेते हैं इसी तरीके का, जिससे कि हम आसानी से समझ पाएं कि किस तरीके से हम इनको करते हैं। मान लीजिए बच्चों आपके पास कोई भी एक वास्तविक संख्या दी गई है जो 3.12, ये 3.12 और ये 12 है वो क्या है? रिपीटेबल है। तो इस तरह की जो हमारी वास्तविक संख्या है उसको हम संख्या रेखा पर कैसे उत्तरोत्तर आवर्धन करके देख सकते हैं या दर्शा सकते हैं। तो बच्चों करेंगे क्या? वही हमारा नियम है। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? या हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3.1212 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो मान के बाद 3 स्थानों तक उत्तरोत्तर आवर्धन करके इस जो आपकी वास्तविक संख्या है को संख्या रेखा पर देखिए। तो हम क्या करेंगे बच्चों? 3 स्थानों तक अगर हमें ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमें बच्चों क्या करना है? एक लाइन खींचना है इस तरीके से, और लाइन खींचने के बाद हमें एक बिंदु क्या ले लेना है? यहाँ पर, यहाँ हम क्या करेंगे? ये देखिए संख्या, ये हमारी जो संख्या है ये 3 से बड़ी और 4 से छोटी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो संख्या है हमें कहाँ मिलेगी? ये हमें 3 और 4 के बीच में मिलेगी। तो पहला बिंदु हम 3 ले लेंगे और दूसरा बिंदु हम क्या लेंगे? 4 ले लेंगे। उसको 9 जगह कट करेंगे हम। कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो बच्चों हम देख पा रहे हैं हमने इस जो संख्या रेखा थी उसके 10 टुकड़ों में विभाजित कर लिया है। 9 कट लगाएंगे तो ये जो संख्या रेखा है वो हमारी कितने? 10 टुकड़ों में विभाजित हो जाएगी। तो हमने इसके बराबर 10 हिस्से कर लिए। अब हम क्या करेंगे बच्चों? इसके बाद में हमें ये जो आपका दिया गया पहले को हम नाम, पहले का जो देंगे उसको लिखेंगे 3.1, अगले को 3.2, अगले को 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9। इस तरीके से बच्चों हम इसको इस पे बिंदुओं को अंकित कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो 1, 2 है, 1, 2 हमें मिलेगा कहाँ दशमलव के बाद?
दशमलव के बाद ये जो 1 2 है हमारा, वो हमें कहाँ मिलेगा? 1 2 का मतलब ये है कि ये जो है ये बिंदु हमें 3.1 और 3.2 के बीच में मिल जाएगा। तो बच्चों हमें क्या करना है, हमें पुनः से एक संख्या रेखा बनानी है और इसको हमें इस तरीके से यहां एक संख्या रेखा बनाएंगे हम पुनः से, और इसके पुनः हमें क्या करना है, प्रारंभिक बिंदु है वो हमें लेना है 3.1 और अंतिम बिंदु यहाँ पे कितना लेना है हमें 3.2, क्योंकि इन दोनों के बीच में मिलने वाला ये पॉइंट है हमारा, जो ये संख्या है वो हमें कहाँ मिलेगी 3.1 और 3.2 के बीच में। तो हम पुनः 9 कट लगाएंगे जिससे कि इसके 10 टुकड़े हो जाएं। तो हम देख पा रहे हैं बच्चों 1 2 3 4 5। तो बच्चों देख पा रहे हैं हम लोग कि हमने इसके 10 टुकड़े कर लिए हैं। तो पहले टुकड़े का हम नाम क्या देंगे, 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 और इस तरीके से हम इसको नाम देंगे। इसके बाद बच्चों क्या करना है हमें, इसके बाद में हम देख पा रहे हैं कि अगले हमें एक अंक तक और देखना है। तो अगला अंक अब हम देखते हैं कि ये हमें कहां मिलेगा, 2 1। तो हमें ये 2 1 कहां मिलेगा, तो 2 1 बच्चों हमें यहाँ 3.12 और 3.33 के बीच में मिल जाएगा। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच में मिलेगा। तो पुनः हमें क्या करना है, फिर एक संख्या रेखा बनानी है और हमें क्या करना है, अंतिम प्रारंभिक बिंदु किसको लेना है, प्रारंभिक बिंदु लेना है 3.12 और अंतिम बिंदु किसको लेना है 3.13। इस तरीके से हमें चिन्ह अंकित करने हैं, लिखना है इस तरीके से, अंतिम प्रारंभिक बिंदु 3.12 और अंतिम बिंदु 3.13। इस तरीके से हम इसको ले सकते हैं। तो बच्चों देख पा रहे हैं पुनः हमें इसके बराबर 10 टुकड़े करने हैं। तो हम कितने कट लगाएंगे, 9 कट लगाएंगे। तो इसके समान 10 टुकड़े कर लिए हैं। तो पहले को हम नाम क्या देंगे, 3.121 3.122 3.123 3.124 3.125 3.126 3.127 3.128 3.129। तो इस तरीके से देख पा रहे हैं। तो बच्चों यहां हमें क्या देखना था, 3 स्थानों तक देखना था। तो बच्चों हमें जो पहला ये बिंदु मिला है, ये हमारा मान लीजिए ये P बिंदु है। तो ये P बिंदु ही हमारा 3.121 ये हमारा संख्या रेखा पर इस तरीके से यहां स्थित होगा। तो हम देख पा रहे हैं कि बड़ी ही सरलता से हम लोगों ने संख्या रेखा पर उत्तरोत्तर आवर्धन करके जो संख्याएं हैं उनको वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना सीख लिया है। तो बच्चों अगला टॉपिक है हमारा जो वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। यदि हम एक परमेय और एक अपरमेय संख्या लें, यदि हम एक परमेय और एक अपरमेय संख्या को जोड़ते हैं या घटाते हैं, क्या करते हैं बच्चों, यदि हम एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो उत्तर सदैव अपरमेय संख्या ही प्राप्त होगा। यदि एक शून्योत्तर परमेय संख्या को और एक अपरमेय संख्या को, एक शून्योत्तर परमेय संख्या को और एक अपरमेय संख्या को यदि हम उन दोनों में गुणा करते हैं या फिर उनके साथ भाग की संक्रिया करते हैं, या गुणा की संक्रिया करते हैं या फिर भाग करते हैं या गुणा करते हैं, तो हम देखते हैं कि उत्तर हमेशा हमारा अपरमेय संख्या ही प्राप्त होगा। लेकिन यदि हमारी दोनों ही अपरमेय संख्याएं हैं तो यदि हम उनको जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं तो उत्तर परमेय संख्या भी प्राप्त हो सकता है और अपरमेय संख्या भी प्राप्त हो सकता है। ऐसे ही यदि हम दो अपरमेय संख्याओं का आपस में गुणा कर रहे हैं या फिर भाग कर रहे हैं
तो उत्तर परमेय संख्या भी हो सकता है और अपरमेय संख्या भी हो सकता है। तो कुछ उदाहरणों के माध्यम से बच्चों हम इस चीज को समझेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई भी एक परमेय संख्या है, जैसे 2 प्लस एक हमारी अपरमेय संख्या है 2 प्लस √3। तो हम देख पा रहे हैं ये इस प्रकार की हमारी दो, एक परमेय और एक अपरमेय संख्या थी। इन दोनों को बच्चों जब हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो देखते हैं, कोष्टक खोलिए, तो 2 प्लस 2 प्लस √3, तो हम देख पा रहे हैं 4 प्लस √3 जो कि क्या है, एक अपरमेय संख्या है। तो हमने देखा बच्चों कि अगर हम दो परमेय संख्याओं, एक परमेय और एक अपरमेय को जोड़ते हैं तो उत्तर हमारा अपरमेय संख्या आता है। ऐसे ही मान लीजिए कि कोई एक परमेय संख्या है जो 5/2 है और प्लस उसमें हमें क्या करना है, दूसरी है एक हमारी 2 √3। तो बच्चों एक परमेय और एक अपरमेय संख्या, इन दोनों को हम पुनः जोड़ के देखते हैं कि हमारा उत्तर क्या प्राप्त होगा। तो देख पा रहे हैं हम 5/2 और प्लस 2 √3। तो इसको जब हल करेंगे बच्चों तो क्या होगा, इसके बटे नहीं है तो इसके बटे बनमान संग कितना हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। तो 2 यहाँ 5 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 4 √3, क्योंकि 2 करने के लिए 2 का गुणा तो ऊपर 2 का गुणा हो जाएगा। तो ये हमारा कितना बना, ये हमारा जो बना ये जो हमारी संख्या आई ये क्या होगी, एक अपरमेय संख्या होगी। तो हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा, यदि हम एक परमेय संख्या में एक अपरमेय संख्या को जोड़ते हैं तो उत्तर हमारा अपरमेय संख्या ही प्राप्त होता है। बच्चों इसी तरीके से कुछ और भी उदाहरण लेते हैं, हम देखते हैं घटाकर उनको कि हमें क्या प्राप्त होगा। एक हमारे पास परमेय संख्या है 5/4 और दूसरी एक अपरमेय संख्या है जिसको हम कह सकते हैं 5 √7। इस तरीके से एक हमारी दी गई है। तो बच्चों हमें इनको क्या करना है, मान लीजिए इनको हमें आपस में घटाना है, इस परमेय संख्या से अपरमेय संख्या को घटाना है। तो हमें क्या करना है, जब हम घटाने वाली संक्रिया करेंगे इसके साथ सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन लगाएंगे। तो बच्चों देखते हैं 5/4 माइनस 5 √7। तो हम देख पा रहे हैं इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 5 माइनस 4 पंजे 20 √7/4। तो हम देख पा रहे हैं कि ये हमारी क्या है, एक अपरमेय संख्या है। ये भी हमारी एक अपरमेय संख्या प्राप्त होती है। ये क्या है, हमारी अपरमेय संख्या है। ये हमारी अपरमेय संख्या प्राप्त हुई। मान लो बच्चों कोई भी आपके पास एक अपरमेय संख्या 6 √7 और एक परमेय संख्या 5/3 है। इस तरीके से एक अपरमेय संख्या और एक परमेय संख्या दी गई है। अब बच्चों हमें क्या करना है, इनको आपस में घटाना है। तो देखते हैं बच्चों कैसे अंतर करना है इनका। तो 6 √7 माइनस 5/3, इससे इसको घटाना है। तो हम क्या करेंगे कि इस 6 √7 और यहाँ गुणा 3 माइनस 5/3। अब हम इसको देख पा रहे हैं 6 3 18 √7 माइनस 5/3। इस तरीके से हमें ये प्राप्त हो जाती है 18 √7 माइनस 5/3। तो देख पा रहे हैं बच्चों हम कि ये हमारी क्या है, एक अपरमेय संख्या है। तो इस तरीके से बच्चों हमने देखा कि हम एक परमेय और एक अपरमेय संख्या को घटाते हैं तो हमारा उत्तर एक अपरमेय संख्या ही प्राप्त होता है, और यदि हम एक परमेय और एक अपरमेय को जोड़ते हैं तब भी हमारा उत्तर एक अपरमेय संख्या ही प्राप्त होता है। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि गुणा करके, मान लीजिए हमारे पास एक परमेय संख्या 2/7
7 और एक अपरिमेय संख्या √3 है और हमें क्या करना है, इनका गुणा करना है। तो हम देख पा रहे हैं बच्चों 2/7 गुणा √3, तो जैसे ही करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3/7 और ये क्या है, हमारी एक अपरिमेय संख्या है। तो हम देख पा रहे हैं कि यदि हम एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का आपस में गुणा करते हैं तो उत्तर हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। मान लीजिए बच्चों एक और उदाहरण ले लेते हैं कोई भी हम, -3/11 गुणा 3√11। इस तरीके से एक और उदाहरण लेते हैं तो देखेंगे बच्चों हमें इसमें क्या प्राप्त होता है। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 गुणा 3√11/11, तो बच्चों हम देख पा रहे हैं ये हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा, 3×3=9√11/11। तो बच्चों हमने देखा कि हमारा ये भी एक अपरिमेय संख्या है। ये भी हमारी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों कुछ हम भाग के उदाहरण लेते हैं एक दो। बच्चों मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक परिमेय संख्या 5 और एक 2/√3 इस तरीके से एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें बच्चों क्या करना है, इनमें इन दोनों का क्या करना है, भाग करना है। देखते हैं तो हमारा भाग करने में रिजल्ट क्या आता है वो हम इस पे चेक करते हैं। तो 5 भागित 2/√3, तो बच्चों हम देख पा रहे हैं कि 5 और ये गुणा लगेगा। ये अंश क्या होता है कि भाग में जिस संख्या से हम भाग कर रहे होते हैं उसमें क्या होता है, जिस संख्या में कर रहे होते हैं उसका नहीं, जिस संख्या से भाग कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसका जो अंश है वो हर बन जाता है और जो हर है वो अंश बन जाता है और भाग के चिन्ह को हटा के हम किसका, गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। तो हमने क्या किया, गुणा का चिन्ह लगा दिया और ये √3 ऊपर पहुंच गया, अंश बन गया और ये हर बन गया। तो हम देख पा रहे हैं इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5√3/2 और ये क्या है, हमारी एक अपरिमेय संख्या है। ये भी हमने देखा कि ये हमारी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों भाग की संक्रिया में भी हमने देखा कि अगर हम एक परिमेय संख्या लेके चलते हैं और एक अपरिमेय संख्या लेके चलते हैं तो उत्तर हमारा एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि यदि हम दो अपरिमेय संख्याएं लेके चलते हैं तो उनका जोड़ने पर और घटाने पर क्या प्राप्त होगा। तो मान लीजिए हमारे पास दो अपरिमेय संख्याएं 2 + √3 और दूसरी है आपकी 6 - √3। ये दो हमारी अपरिमेय संख्याएं और इनको हमें आपस में जोड़ना है। तो देखते हैं बच्चों हमें क्या प्राप्त होगा। तो 2 + √3 और प्लस 6 - √3। देखा कि दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ने पर हमें जो प्राप्त हुआ वो 8 प्राप्त हुआ। तो 8 क्या है, हमारी एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। तो हमने देखा कि दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, एक परिमेय संख्या प्राप्त हुई। तो जरूरी नहीं है हमेशा परिमेय संख्या प्राप्त होगी। कुछ और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 24 + √11 दूसरी अपरिमेय संख्या हमारे पास 6 √11 है। तो बच्चों देखते हैं हम इसका रिजल्ट हमारा क्या प्राप्त होगा हमें। तो जैसे 24 + √11 + 6 √11
6 अंडर रूट 11, 24 प्लस अंडर रूट 11 प्लस 6 अंडर रूट 11। जब हम इनको जोड़ेंगे तो हम देख पा रहे हैं 24 प्लस 1 अंडर रूट 11 और 6 अंडर रूट 11, तो हमने देखा यहाँ 7 अंडर रूट 11 हमारा प्राप्त होगा। तो हम देख पा रहे हैं ये जो संख्या है वो हमारी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों अपरिमेय संख्याएं क्या हैं, ये इस तरीके से हमने देखा कि अगर हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो हमें अपरिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकती है और परिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकती है। इसी तरीके से यदि हम मान लीजिए आपके पास 2 अंडर रूट 3 और एक संख्या है आपकी अंडर रूट 3 और यदि हमें इनका भाग करना है, हमें 2 अंडर रूट 3 में अंडर रूट 3 का भाग देना है, तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो देख पाते हैं हम 2 अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 3। तो जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा और कितना मिल गया, 2। तो देखा ये क्या है, आपकी परिमेय संख्या है। ये हमने देखा कि हमें क्या प्राप्त हो गई, परिमेय संख्या प्राप्त हो गई। इसी तरीके से मान लीजिए कि आपकी एक क्या है 3 भागित 5 अंडर रूट 13। तो बच्चों इसको हम कैसे कर पाएंगे, तो देखते 3 यहाँ गुणा लगाएंगे, ये 13 अंडर रूट 5 और यहाँ हमारा जब पहुँचेगा 3 गुणा 13 बटे अंडर रूट 5। तो देख पा रहे हैं कि हमारा ये जो प्राप्त होगा आपका 39 बटे अंडर रूट 5। तो हम देख पा रहे हैं ये क्या है, हमारी एक अपरिमेय संख्या है। लीजिए इस तरीके से आपका दिया गया है 8 अंडर रूट 3 माइनस 3 अंडर रूट 2 तथा 3 अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 का अंतर ज्ञात कीजिए। तो बच्चों कैसे हम इसको बड़ी ही आसानी से इनका अंतर ज्ञात कर सकते हैं। देखो तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 8 अंडर रूट 3 माइनस 3 अंडर रूट 2 माइनस लगाना है और दूसरे को लिखना है 3 अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। तो इसको कैसे घटाएंगे, तो यहाँ कोष्टक खोलेंगे पहले 8 अंडर रूट 3 माइनस 3 अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 3, कोष्टक खोलेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, कोष्टक के अंदर की संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं। कोष्टक के बाहर यदि हमारा माइनस चिन्ह होता है तो कोष्टक के अंदर की संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये भी माइनस हो जाएगा 2 अंडर रूट 2। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ हमारा 8 अंडर रूट 3 था और यहाँ हमारा 3 अंडर रूट 3 है। तो 8 अंडर रूट 3 में से यदि हम 3 अंडर रूट 3 को घटा देंगे तो हमारा 5 अंडर रूट 3 प्राप्त हो जाएगा और किसका मिलेगा, प्लस का मिलेगा, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हम देख पा रहे हैं कि माइनस के 3 अंडर रूट 2 है और यहाँ माइनस के 2 अंडर रूट 2 है। तो कुल मिला के हम देखें तो ऋण के कितने बन जाएंगे, हमारे ऋण के बन जाएंगे 3 और 2 5 अंडर रूट 2। तो हम देख पा रहे हैं कि यदि हम दो अपरिमेय संख्याओं को, ये भी हमारी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, यदि हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ते अंतर करते हैं तो हमारा उत्तर एक अपरिमेय संख्या प्राप्त हो रहा है। तो बच्चों हम लोगों ने देखा कि कैसे यदि हम एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या लेते हैं तो हमारा उत्तर हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है और यदि हम दोनों ही अपरिमेय संख्याएं लेके चलते हैं तो उत्तर परिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकता है और अपरिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकता है। तो बच्चों कुछ हमारी जो वास्तविक संख्याएं हैं उन पे कुछ सर्वसमीकाएं हैं। तो बच्चों हम उन सर्वसमीकाओं को देखेंगे कि कौन कौन सी हमारी सर्वसमीकाएं हैं जिनका हम इस पाठ में प्रयोग करेंगे। ये बच्चों कुछ सर्वसमीकाएं हैं, जैसे आपका अंडर रूट ए बी, तो इसको हम अंडर रूट ए गुणा अंडर रूट बी भी लिख सकते हैं। और यदि हमारा इस तरीके से लिखा हुआ है अंडर रूट ए गुणा, हम केवल ए भी लिख सकते हैं।
अब एक सरसमिका आपकी इस तरीके से a बटे b लिखा हुआ है, तो इसको हम अंडर a बटे अंडर b भी लिख सकते हैं, या फिर आपका इस तरीके से अंडर a प्लस अंडर b का इस तरीके से आपका वर्ग दिया है, तो हम इसको कैसे लिख पाएंगे? तो हम इसको लिख पाएंगे अंडर a का वर्ग प्लस गुणा अंडर a गुणा अंडर b और धन अंडर b का स्क्वायर वर्ग। तो हम देख पाते हैं ये हमारा a प्लस 2 अंडर a और अंडर b प्राप्त होता है, और यहाँ प्लस हम इसको b। ये सर्वसमीका हम ऐसे भी कर सकते हैं, अंडर a प्लस अंडर b, और दूसरे इसमें आपका अंडर a माइनस अंडर b लिखा हुआ है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? ये आपने एक सरसमीका पढ़ी होगी a वर्ग माइनस b वर्ग, तो हम इसको एक बार a प्लस b लिख सकते हैं। तो उसी पे ये हमारी आधारित है। तो ये हमारा क्या है? एक बार a माइनस बी और एक बार a प्लस बी है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? अंडर a का स्क्वायर और माइनस अंडर b का स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा a माइनस b। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और भी कुछ हमारी सरसमीकाएं हैं, जैसे अंडर a माइनस b का स्क्वायर पाएंगे, तो ये हमारी सरसमीका रहेगी अंडर a का स्क्वायर माइनस 2 गुणा अंडर a गुणा अंडर b प्लस अंडर b का स्क्वायर। तो बच्चों देखते हैं ये हमारा a हो जाएगा, क्योंकि हम जब भी समान अंडूर का समान संख्या अंडूर में होती हैं, अगर हम उनका गुणा करें तो हमारा जो अंडूर के अंदर संख्या है वही आ जाती है। जैसे यदि हमारा कोई भी मान लीजिए अंडूर 5 लिखा हुआ है, तो हम देख पा रहे हैं अंडूर के अंदर समान संख्या है, जब हम इसको गुणा करेंगे तो केवल हमारा 5 ही आपको प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हम देखते हैं ये हमारा a प्राप्त हो गया माइनस 2 गुणा अंडर a गुणा अंडर b, और प्लस इसको हम b लिख सकते हैं। तो हमारी ये सरसमीका को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। बच्चों ये जो आप देख रहे हैं कि हम अगर इसको गुणा करते हैं अंडर 5 गुणा अंडर 5 को, तो 5 ही क्यों आता है? इसके लिए भी मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि अगर हमारी अंडूर के अंदर समान संख्याएं हैं, तो अगर हम उनका गुणा करते हैं तो हमारा क्या होता है? हमारा वही संख्या जो अंडूर के अंदर होती है वो लौट के आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? मान लीजिए आपका ये अंडर 3 गुणा अंडर 3 लिखा हुआ है, और हमारा उत्तर इसका कितना आता है? 3। तो 3 क्यों आता है? तो बच्चों थोड़ी सी मैं जानकारी आपको दे रहा हूं, तो देखें ध्यान से, ये बड़ा आनंद आएगा करने में। पे पावर 1/2 गुणा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 3 पावर 1/2। आधार समान हैं, आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। आपने पिछली क्लासों में सीखा होगा कि यदि हमारे गुणा कर रहे हैं हम संख्याओं का, और अगर उनके आधार समान हैं, तो आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, और आधार समान होने पर भाग में घातें घट जाती हैं। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं? गुणा कर रहे हैं। तो यहाँ देख पा रहे हैं हम 3, और ये गुणा हो रहा है आधार दोनों जगह, यहाँ 3 यहाँ भी 3 है, तो यहाँ क्या होगा? घातें जुड़ जाएंगी। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं 3 पे पावर कितना हो जाएगा? 1/2, और 1/2 मतलब ये आधा और ये आधा, तो ये कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा। और किसी पे पावर 1 होता है तो इसका मतलब वही संख्या होती है। तो हम देख पाते हैं कि क्यों हमारा, अगर हम समान अंडूर के अंदर समान संख्याएं हैं, तो हमारा उनका गुणनफल वही संख्या क्यों आ जाती है। तो बच्चों देखा हमने आसानी से कि कितनी आसानी से हम इसको ज्ञात कर पाते हैं कि ये अंडूर 3 का गुणा अंडूर 3 के साथ होने पर 3 ही क्यों आता है, अंडूर 5 का गुणा अंडूर 5 के साथ गुणा होने पर 5 ही क्यों आता है। तो ये मेथड से आप आसानी से पता कर सकते हैं। अंडूर 5 का गुणा अंडूर 5 में करेंगे तो 5 आएगा, ऐसे ही अंडूर a का गुणा अंडूर a में करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? a आ जाएगा। क्यों आता है? तो मैंने आपको ये प्रोसेस करके बता दिया है।
तो बच्चों लीजिए आपका इस तरीके से अंडर रूट a माइनस बी और एक लिखा है अंडर रूट a प्लस बी, तो हमारा क्या आएगा। तो बच्चों देखते हैं अंडर रूट a का, यदि हम अंडर रूट a के साथ ये क्या होगा, ये हमारा अंडर रूट a का स्क्वायर माइनस यहाँ क्या बनेगा b का स्क्वायर, तो ये क्या आया हमारा, यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं ये हो जाएगा हमारा a और यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर। इस तरीके से ऐसे भी हो सकता है कि a प्लस अंडर रूट b और यहाँ दे दिया a माइनस अंडर रूट b, तो इसको क्या करेंगे, तो इसका उसी सर्वसमीकरण से जो हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ते हैं, तो ये क्या होता है एक कोष्ठक में a माइनस बी, एक कोष्ठक में a प्लस b, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यदि इस रूप में है तो इसको हम a का वर्ग माइनस b का वर्ग लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक बार इसको a का वर्ग माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, दूसरा अंडर रूट b का स्क्वायर, तो हम देख पा रहे हैं ये हमारा a स्क्वायर माइनस b आपका प्राप्त हो जाता है। अथवा अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं a प्लस अंडर रूट b a माइनस अंडर रूट b, तो हम a का गुणा a के साथ करेंगे, a गुणा a माइनस इसका गुणा इसके साथ करेंगे, क्योंकि ये प्लस ये माइनस तो माइनस आएगा, a गुणा अंडर रूट b, और यहाँ देख पा रहे हैं हम प्लस इसका गुणा इसके साथ, तो a गुणा अंडर रूट b, और यहाँ इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा माइनस अंडर रूट b गुणा अंडर रूट b। तो यहाँ a का गुणा a के साथ तो a स्क्वायर माइनस यहाँ बनेगा a अंडर रूट b प्लस a अंडर रूट b माइनस यहाँ बन जाएगा आपका b। यहाँ देख पा रहा है ये प्लस का और ये माइनस का तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा a स्क्वायर माइनस b, जो कि हमारा यहाँ भी वही बना था, ये भी हमारा लौट के वही आ गया। तो बच्चों ऐसे भी हम बड़ी आसानी से इन जो भी हमारी सर्वसमीकरणाएं हैं इनको हम आसानी से सरल कर सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा जो वास्तविक संख्याएं हैं उनके लिए घातांक के कुछ नियम होते हैं। तो बच्चों देखते हैं हमारे घातांक के क्या नियम हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों आपके पास ये a पे पावर n गुणा b पे पावर n इस तरीके से दिया गया है, तो हम देख पा रहे हैं कि आधार असमान है और घातें समान हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आधारों में गुणा हो जाएगा तो हम लिख देंगे a b पे पावर n। और यदि हमारा इस तरीके से a पे पावर n गुणा a पे पावर m होता, आधार समान है और घातें असमान है, तो क्या होता है बच्चों, तो हम लिख सकते हैं a पे पावर n प्लस m, क्यों आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ऐसे ही मान लीजिए आपका a पे पावर माइनस m गुणा a पे पावर n है, तो इसको हम क्या लिख पाएंगे, तो इसको हम लिख पाएंगे a पे पावर माइनस m प्लस n, या आपका a पे पावर n और b पे पावर n लिखा हुआ है, तो इसको हम a बटे b पे पावर n भी लिख सकते हैं। और बच्चों यदि हमारा a पे पावर m पे पावर n लगा हुआ है, तो इस तरीके से घात के ऊपर घात होने पर घातों में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, तो इसको हम a पे पावर m गुणा n या इसको हम a पे पावर m n लिख सकते हैं। बच्चों भाग अगर हो रहा है हमारा जैसे a पे पावर m भागित a पे पावर n, तो इसको हम a पे पावर m बटे a पे पावर n भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम आधार समान होने पर भाग में घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं, तो हम इसको या तो ये लिख सकते हैं, या इसको जब हम ऊपर पहुंचाएंगे तो ये a पे पावर माइनस का n हो जाएगा, या हम इसको a पे पावर m माइनस n लिख सकते हैं, अथवा इसको हम डायरेक्टली भी a पे पावर m आधार समान होने पर भाग में घात घट जाती है, तो डायरेक्टली a पे पावर m माइनस n भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हमारा ये इस तरीके से भी हम इसको
घातांक के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। या फिर हम इसको इस तरीके से भी, एक हमारा होता है a पे पावर -1, तो इसको हम 1/a पे पावर +1 भी लिख सकते हैं। तो बच्चों बहुत ही आसानी से हम इस तरीके की जो घातांक हैं, घातांक में लिखी हुई जो हमारी वास्तविक संख्याएं हैं, उनको हम बहुत ही सरलता से सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में संख्या पद्धति की कुछ और अच्छी चीज़ों के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।